Hello, students. So we are back with the next lecture of residential status. आई होप कि आप लोगों ने जो है पहला लेक्चर देखा होगा रेसिडेंशियल स्टेटस का। एंड आज के टॉपिक में प्रोसीड करने से पहले जो है मैं एक बार आपको क्विक रिकैप दे देता हूँ, ठीक है। सो वेल हमारा जो लास्ट क्लास था रेसिडेंशियल स्टेटस का, हम लोगों ने उसमें पढ़ा था अलग अलग चीज़। कुछ तो बेसिक कंसेप्ट भी किए थे हम लोगों ने, जैसे कि असेसमेंट ईयर क्या होता है, प्रीवियस ईयर क्या होता है। अदर देन दैट जो है हम लोगों ने पढ़ा था कि रेसिडेंट बनने के लिए जो है आपके कौन कौन से कंडीशन सेटिस्फाई करने होंगे। तो एक बार मैं क्विक समरी करवा देता हूँ, ठीक है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोगों ने पढ़ा था कि असेसमेंट ईयर क्या होता है एंड प्रीवियस ईयर क्या होता है। तो बेसिकली प्रीवियस ईयर जो है, इस ईयर के दौरान आप इनकम जो है अर्न करते हो, ठीक है। सो वी अर्न इनकम ड्यूरिंग प्रीवियस ईयर, इनकम इज अर्न। एंड जो इनकम आप प्रीवियस ईयर में अर्न किए हो उसके ऊपर जो आपको टैक्स देना है वो आप दोगे कब? असेसमेंट ईयर में। यानी कि आपका टैक्स का असेसमेंट जो है असेसमेंट ईयर में होगा। सो हम लोग ये बोल सकते हैं कि असेसमेंट ईयर जो है इट इज़ अ पीरियड ऑफ, हम लोगों ने क्या पढ़ा कि असेसमेंट ईयर जो है ये बेसिकली एक पीरियड है 12 मंथ्स का, जो कि स्टार्ट होता है 1 4 से, यानी कि 1 अप्रैल से, एंड ये जाता है कब तक? 31 मार्च तक का। इसमें असेसमेंट ईयर में हम लोगों ने प्रीवियस ईयर में जो भी इनकम अर्न किया वो असेसमेंट ईयर में असेस होगा और उसके ऊपर हम लोग क्या करेंगे? टैक्स देंगे, ठीक है। प्रीवियस ईयर क्या होता है? ये जस्ट प्रीसीडिंग असेसमेंट ईयर होता है, जस्ट प्रीसीडिंग असेसमेंट ईयर होता है। यानी कि अगर आपको देखना है, मान लेते हैं हमारा जो है हम लोग इनकम अर्न कर रहे हैं इस साल, यानी कि 2023 से लेके 31/3/2024। अगर मान लो इस पीरियड के दौरान हम लोग अगर इनकम अर्न कर रहे हैं तो हमारा प्रीवियस ईयर हो जाएगा 23-24। अब इस इनकम अर्न करने के ऊपर हम लोग जो टैक्स देंगे वो देंगे असेसमेंट ईयर में, जो कि कब होगा? हमारा 1/4/2024 से 31/3/2025 तक, ठीक है। यानी कि प्रीवियस ईयर में आप इनकम अर्न कर रहे हो, असेसमेंट ईयर में जो है आपका टैक्स असेसमेंट हो रहा है, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा जो है हम लोगों ने ये भी देखा था कि प्रीवियस ईयर जो है इट इज नॉट नेसेसरीली अ पीरियड ऑफ 12 मंथ्स, यानी कि प्रीवियस ईयर मे बी ऑफ 12 मंथ्स एंड मे नॉट बी ऑफ 12 मंथ्स। हाउएवर one thing is to be made sure that the assessment year shall always be of what? 12 months, ठीक है। नाउ इसके अलावा हम लोगों ने पढ़ा था पर्सन का डेफिनेशन। तो हम लोगों ने देखा था कि इनकम टैक्स एक्ट में बोला हुआ है कि पर्सन इंक्लूड्स। अब देखो, दिस इज एन इंक्लूसिव डेफिनेशन। इनकम टैक्स में या फिर किसी भी टैक्स लॉ में जो है डेफिनेशन दो तरीके का होता है। एक होता है एग्जॉस्टिव डेफिनेशन और एक होता है इंक्लूसिव डेफिनेशन। जो एग्जॉस्टिव डेफिनेशन होता है वहां पे इंक्लूड्स के जगह लिखा होता है मीन्स। यानी कि अगर मैं आपको बोलूं कि मान लो फॉर एग्जांपल हाइपोथेटिकली स्पीकिंग पर्सन मींस इंडिविजुअल, इसका मतलब क्या होता है कि इंडिविजुअल ही पर्सन है और इंडिविजुअल के अलावा जो है कोई भी पर्सन नहीं है। एंड अगर मैं फ्यूचर में इसको चेंज करना भी चाहूँ तो नहीं कर पाऊंगा। व्हाई? बिकॉज दिस इज अ एग्जॉस्टिव डेफिनेशन। बट इंक्लूसिव डेफिनेशन में क्या होता है कि होराइजन थोड़ा लंबा हो जाता है, ठीक है। एंड हम लोग जो है फ्यूचर में अगर चाहें तो इसमें एडिशन कर सकते हैं डेफिनेशन के साथ। तो जब इनकम टैक्स में पर्सन का डेफिनेशन दिया तो इसने बोला पर्सन इंक्लूड्स। क्या क्या इंक्लूड करता है? ये इंडिविजुअल इंक्लूड करता है, ये एओपी बीओआई इंक्लूड करता है, ये जो है फर्म इंक्लूड करता है, फर्म इंक्लूड कर रहा है, साथ साथ एलएलपी भी इंक्लूड करता है, विच इज अगेन लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप, ठीक है। इसके अलावा जो है नहीं बॉडी कॉर्पोरेट जो है ये इंक्लूड करता है। तो इंडिविजुअल, फर्म, एलएलपी, एओपी, बीओआई, बॉडी कॉर्पोरेट, अच्छा एचयूएफ भी होता है। इसके अलावा जो है लोकल अथॉरिटीज हो गया। एंड फाइनली आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन।
तो ये जो है पर्सन का डेफिनेशन है, ठीक है। पर क्या सर ये लिख देंगे तो पूरा नंबर मिल जाएगा? नहीं, आपको इंडिविजुअल के बारे में लिखना होगा, एचयूएफ के बारे में लिखना होगा, यानी कि सारे जो पॉइंट्स दिए हुए ना सबके बारे में एक एक दो दो स्टेटमेंट आपको लिखना पड़ेगा। तो सर आपने तो बताया नहीं, लिखेंगे कैसे? देखो थियरी का एक क्लास लूंगा, जैसे ही रेसिडेंशियल स्टेटस खत्म होता है, आज हम लोग रेसिडेंशियल स्टेटस का सब्सटैंशियल पोर्शन कवर कर लेंगे, यानी कि पूरा चैप्टर ऑलमोस्ट खत्म हो जाएगा रेसिडेंशियल स्टेटस का। एक और क्लास लगेगा मेरे को जहाँ पे हम लोग सम्स करेंगे, यस क्वेश्चंस करेंगे, यानी कि 3 क्लास में आपका रेसिडेंशियल स्टेटस खत्म। आज का लेक्चर छोटा रहेगा, ज्यादा बड़ा नहीं रहेगा। तो कुछ टॉपिक्स हम लोगों ने लास्ट क्लास किए। ये बेसिक डेफिनेशन के अलावा हम लोगों ने पढ़ा सेक्शन 6 सबसेक्शन 1 क्लॉज ए पढ़ा हम लोग। एक बार मैं इसको चार्ट बना के दे देता हूँ, ठीक है, तो आप लोग जो है बेटर समझ पाएंगे। हम लोग पढ़े सेक्शन 6। सेक्शन 6 में जो है बोला है कि रेसिडेंट बनने के लिए, सेक्शन 6 में बेसिकली बोला है कि an individual is said to be resident in India if he satisfies any of the following conditions। तो 2 कंडीशन इन्होंने दिया। पहला कंडीशन क्या दिया? सबसे पहला कंडीशन जो इन्होंने दिया सेक्शन 6 सबसेक्शन 1 क्लॉज ए का कंडीशन, और दूसरा कंडीशन दिया इन्होंने सेक्शन 6 सबसेक्शन 1 क्लॉज सी का कंडीशन। जो 6(1) ए का कंडीशन है, इसमें उन्होंने बोला कि अगर आपको रेसिडेंट बनना है, सो आपका जो स्टे इन इंडिया है वो होना चाहिए प्रीवियस ईयर के दौरान 182 डेज और मोर। इसको अगर आप किसी और भाषा में लिखना चाहो तो आप ऐसे भी लिख सकते हो कि ग्रेटर देन इक्वल टू 182 डेज, ठीक है। 6(1) में बोला कि ठीक है, अगर आप 6(1) सेटिस्फाई नहीं करते हो तो आप 6(1) सेटिस्फाई कर दो तो भी आप रेसिडेंट बन जाओगे। तो इसमें क्या करना है, आपको प्रीवियस स्टे इन इंडिया होगा आपका फॉलोइंग मैनर में कि एक तो आपको 60 डेज और मोर प्रीवियस ईयर में रहना है। इसके साथ साथ जो है आपको 365 डेज और मोर कब रहना है? 4 इयर्स प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर। तो इसके बेसिस पे जो है हम लोग बता सकते हैं कि रेसिडेंट कौन है, ठीक है। तो इन दोनों के बीच में एक और है, हाँ मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। तो आप या तो ये सेटिस्फाई कर दो या तो ये सेटिस्फाई कर दो। अब दोनों में से कोई भी एक सेटिस्फाई करते हो तो आप क्या बन जाओगे? रेसिडेंट बन जाओगे। एंड इसी के ऊपर जो है हम लोगों ने लास्ट दिन 1-2 सम्स भी देखा था। मैं आपको एक डेटा दे देता हूँ, रैंडम डेटा, और मेरे को बताना कि जो बंदा है वो रेसिडेंट है या नहीं है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लेता हूँ इलस्ट्रेशन। मान लेते हैं हमारे पास है एक कैरेक्टर लेते हैं जिसका नाम होगा जॉनी डेप, ठीक है। तो जॉनी डेप जो है विजिटेड इंडिया फॉर द फर्स्ट टाइम। इंडिया फॉर द फर्स्ट टाइम ऑन, लेट्स से कब आया है? दुर्गा पूजा के टाइम में आया है, ठीक है। तो ये आया मान लेते हैं 25 सितंबर 2024 को, ठीक है। He returned back to America. He returned back to London on, तो देखो सितंबर में आया, दुर्गा पूजा में रहा, और उसके बाद हमारा जो पूरा फेस्टिव सीजन था, सारा फेस्टिव सीजन इन्होंने एंजॉय किया। और ये घर लौटा है कब? मान लेते हैं ये घर लौटा है 15 फरवरी को
2025। तो आपको बताना है required to determine his residential status for assessment year 2025-26। तो असेसमेंट ईयर 25-26 का आपको रेसिडेंशियल स्टेटस बताना है, यानी कि आपको जो है प्रीवियस ईयर कौन सा देखना है। देखो इस क्वेश्चन आपको बोल रहे हैं असेसमेंट ईयर 25-26 का रेसिडेंशियल स्टेटस बताओ, तो आपके बैक ऑफ द माइंड में ये चलना चाहिए कि अच्छा सर असेसमेंट ईयर 25-26 है, यानी कि जो है प्रीवियस ईयर जो होगा वो होगा कौन सा, 24-25 होगा। ठीक है, प्रीवियस ईयर जो है वो होगा कौन सा, 24-25 होगा। ठीक है, तो चलो हम लोग देखते हैं कंप्यूटेशन ऑफ नंबर ऑफ डेज। तो हम लोग यहाँ पे करते हैं सोल्यूशन। ठीक है, सो हमारे अच्छा मैं एक बार आपको दिखाता हूँ कि ऐसा सम को सॉल्व कैसे करते हैं प्रॉपर फॉर्मेटिंग के साथ। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे एक ले लेते हैं तो कौन कौन सा महीना है हमारे पास। तो ये बंदा किस दिन आया, फर्स्ट टाइम आया अपना 25 सितंबर को, राइट। चलो देखते हैं। तो अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जैन, फेब, मार्च। ठीक है, आप लोग ऐसे मत लिखना, आप लोग फुल फॉर्म्स यूज करना। ठीक है, आप लोग ये क्या करना है, ऐसे प्रॉपर कॉलम बनाना, अप्रैल का, मई का, जून का, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जैन, फेब, मार्च। ठीक है, मेरे हिसाब से शॉर्टकट यूज मत करना एग्जाम में। तो देखो ये बंदा आया 25 सितंबर को, 25 सितंबर को आया, यानी कि अप्रैल में था नहीं, मई में था नहीं, दिसंबर में नहीं था, जुलाई में भी नहीं था, अगस्त में भी था, सितंबर में था। तो सर अब सितंबर में कितना दिन काउंट करें, 25 को ले या 25 को नहीं ले, 25 को लेना है या 25 को नहीं लेना है। तो देखो जब भी हम लोग कंप्यूटेशन ऑफ नंबर ऑफ डेज करेंगे, मैं यहाँ पे नोट दे देता हूँ आपके लिए, नोट, while computing when computing the number of days of stay, always include the day of arrival and day of departure। यानी कि जब आप किसी का नंबर ऑफ डेज कैलकुलेट कर रहे हो, नंबर ऑफ डेज ऑफ स्टे, तो आपको जिस दिन वो बंदा आया वो दिन भी काउंट करना है, और जिस दिन वो बंदा गया वो दिन भी आपको जो है काउंट करना है। यानी कि हमारा सितंबर में जो है 25 से काउंटिंग होगा। ठीक है, 25 से काउंटिंग होगा। तो 25 से काउंट करते एक बार देखते हैं कितना दिन हो रहा है। तो सितंबर में 25, 26 कितना महीना होता है, कितना दिन होता है सितंबर में, जैन, फेब, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर 30 डेज होता है। तो 25, 25, 26, 27, 28, 29, 30, तो आपका 6 डेज हुआ। सितंबर, अक्टूबर पूरा, नवंबर पूरा,
दिसंबर पूरा, जैन पूरा, फेब्रवरी में कितने दिन रहा, फेब्रवरी 2025 में जो है 28 दिन है, 28 डेज, और वो रहा है 1 से 15 तक, तो 15 दिन हुआ वहां पे। तो 1 फरवरी से 15 फरवरी तक कितना दिन होता है आप लोग गिन लो। तो 15 डेज आ रहा है, और 15 फरवरी को वो चला गया, तो हम लोग सितंबर का 6 दिन और फरवरी का जो है 15 दिन लिए, बाकी पूरा महीना जो है वो पूरा पूरा स्टे किया, क्योंकि ये 25 सितंबर को आया और 15 फरवरी को चला गया है, ठीक है। मार्च में तो वो था नहीं, तो हमारा यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ डेज कितना होगा, टोटल नंबर ऑफ डेज कितना होगा, तो गिन लो सबका टोटल करो, इधर 15 इधर 6 हो गया आपका 21। एक बार मैं यहाँ पे कैलकुलेट कर लेता हूँ। 6 प्लस 31 प्लस 30 प्लस 31 प्लस 31 प्लस 15, 144 डेज, 144 डेज। अभी देखो ये फर्स्ट टाइम आया है इंडिया में, फर्स्ट टाइम आया है इंडिया में, मतलब इस ये जो है इससे पहले इंडिया में कभी था नहीं। और आपको पता है कि रेसिडेंट बनने के लिए जो है, रेसिडेंट बनने के लिए है जो है आपको एनी ऑफ द टू कंडीशन सेटिस्फाई करना होगा, जो कि अपना है सेक्शन 6 सबसेक्शन 1 में। तो देखो हमारे केस में ये जो अपना जॉनी डेप आया था इंडिया में, इसका ये जो है रेसिडेंट बन नहीं रहा है, क्यों, क्योंकि ये तो फर्स्ट टाइम आया इंडिया में। अब पहली बार एक तो इंडिया में भी आया है, और दूसरी बात ये इसका जो है अपना 144 डेज ही हो रहा है, यानी कि टोटल नंबर ऑफ डेज जो है दिस इज ओनली 144, ठीक है। तो ही इज नॉट अ रेसिडेंट ऑफ इंडिया, नॉन रेसिडेंट। क्यों, क्योंकि ना ही ये 61A सेटिस्फाई कर रहा है, ना ही ये 61C सेटिस्फाई कर रहा है, दोनों में से कोई भी कंडीशन जो है ये सेटिस्फाई नहीं किया, देयरफॉर जो है हमारा मिस्टर जॉनी डेप जो है वो बन जाएगा नॉन रेसिडेंट। क्या बन जाएगा, नॉन रेसिडेंट जो है ये बन जाएगा। पर आपको क्या ऐसे ही बता देने से मार्क्स मिल जाएगा क्या, या रेसिडेंट है या नॉन रेसिडेंट है, ये डायरेक्टली आप बोल दोगे तो आपको मार्क्स दे देगा? नहीं, आंसर इज नो। आपको जो है यहाँ पे प्रॉपर आंसर लिखना आना चाहिए। तो हम लोग आंसर कैसे लिखते हैं मैं आपको एक बार समझाने का कोशिश करता हूँ, समझना। जब भी आप टैक्सेशन का या फिर किसी भी ऐसे पेपर का आंसर लिख रहे हो जहाँ पे लॉज आर इन्वॉल्व, ठीक है, जहाँ पे लॉ इज इन्वॉल्व, तब आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले जो है आंसर को 3 पार्ट में डिवाइड करना है, ठीक है। 3 पार्ट में आपको जो है आंसर को डिवाइड करना है। सबसे पहला पार्ट जो होता है वो होता है कि द लॉ, द फर्स्ट पार्ट शैल ऑलवेज बी द लॉ, द सेकेंड पार्ट is called the present case, and finally the third part is called the conclusion। ये 3 पार्ट में जो है आपको आंसर लिखना है किसी भी एक ऐसे पेपर में जिसमें लॉज इन्वॉल्व है। तो हमारे देखो केस में क्या है, मैं यहाँ पे आपको आंसर लिख के दिखाता हूँ, एक प्रॉपर आंसर जिससे आपको एक आइडिया होगा। तो कैसे लिखना है आंसर, देखो हम लोग लिखेंगे कि an individual is said to be resident in India if he satisfies any of the conditions of section 6 सबसेक्शन 1। यहाँ पे जो है आपको दोनों कंडीशन लिखना है। 61A क्या बोलता है वो आपको लिखना है, 61B क्या बोलता है, सॉरी 61C क्या बोलता है ये आपको लिखना है, ठीक है, पूरा लिखना एंटायरली। तो 61A बोलता है कि 182 डेज और मोर इन PY, एंड 61C क्या बोलता है 60 डेज और मोर इन PY प्लस 365 डेज और मोर इन 4 years preceding previous year।
ये दोनों चीज आपको पूरा पूरा लिखना है। तो ये हमारा जो पोर्शन ऑफ द आंसर है, दिस इज द लॉ। उसके बाद आपको लिखना है प्रेजेंट केस। तो हमारे प्रेजेंट केस में क्या हुआ कि इन द प्रेजेंट केस मिस्टर जॉनी डेप has arrived for the first time in India on, कब आया है? 25 सितंबर को, गया है 15 फरवरी को। ऑन 25 सितंबर 24 एंड रिटर्न बैक ऑन 15th फरवरी 2025। ये हो गया आपका क्या? प्रेजेंट केस। फिर आपको लास्ट पार्ट में लिखना है कंक्लूजन। कंक्लूजन में क्या होगा कि देयरफॉर, कंक्लूजन में लिखना ऐसे, सिंस मिस्टर जॉनी डेप has stayed in India for, कितने दिन रहा इंडिया में बंदा? 144 days, 144 days during previous year। अब वहां पे बोल देना विच इज लेस देन 182 days therefore not satisfying section 6 subsection 1A, सॉरी 6 सबसेक्शन 1 में। फिर फर्दर मोर बता देना, दूसरा भी सेटिस्फाई नहीं किया। फर्दर मोर सिंस ही केम टू इंडिया for the first time even though his stay in previous year is 144 days which is greater than 60 days, but he does not stay in India, या फिर ऐसे बोल दो कि he was not present in India, he was not present in India for 365 days or more during 4 years preceding previous year 23-24। therefore not satisfying not satisfying 6 subsection 1 clause C। तो बोल देना 10 मिस्टर जॉनी डेप is a non-resident। तो सर इतना कुछ लिखना पड़ेगा? मेरे को तो कुछ समझ ही नहीं आया। देखो ये बस सिंपल चीज है, आपको भी पता है, बस यहाँ पे कहानी लिखा हुआ है एग्जैजरेट करके। ये कंक्लूजन है।
तो हम लोग बेसिकली आंसर राइटिंग सीख रहे हैं। आपको लॉ पता होगा, आपको दिखेगा कि आपके सामने इतना छोटा सा सम दिया हुआ है जो आपको आता भी है सॉल्व करना, आपको पता है कि ये बंदा रेसिडेंट है या नहीं है, वो तो हम सर गिन के बता देंगे। दिन गिनना तो हमको आता ही है सर। अभी 14 फरवरी को वैलेंटाइंस डे आ रहा है, तो दिन तो सर हम लोग बहुत अच्छा गिन लेते हैं, हम लोग को पता है कि कितने दिन में आ जाएगा वैलेंटाइंस डे, है ना। तो जिसको दिन गिनना आता है, जिसको दिन गिनना आता है या फिर डेज काउंट करना आता है, वो बंदा जो है रेसिडेंशियल स्टेटस आराम से बना सकता है, ठीक है। बट द थिंग इज, आपको पूरा नंबर, अगर ये क्वेश्चन जो है 5 नंबर का आएगा तो आपको जो है कंक्लूजन अच्छे से लिखना पड़ेगा, आपको आंसर का फ्रेमिंग, आंसर राइटिंग जो है अच्छे से करना होगा। तो आंसर राइटिंग का जैसे कि मैंने आपको बताया 3 पार्ट होता है। सबसे पहला पार्ट जो है हमारा ये होता है लॉ, ठीक है, यानी कि सबसे पहले आपको बताना है कि लॉ क्या है रेसिडेंट बनने के लिए। फिर दूसरा पार्ट जो है आपको बताना है कि प्रेजेंट केस में हुआ क्या, जॉनी डेप कब आया कब गया। लास्ट में आपको बताना है कि ये इसने लॉ को सेटिस्फाई किया या नहीं किया। तो मैंने क्या लिखा कि सिंस जॉनी डेप हैज स्टेड इन इंडिया फॉर 144 डेज, रुका तो 144 दिन ड्यूरिंग प्रीवियस ईयर, पर ये जो 144 डेज है दिस इज लेस देन 182 डेज, तो देयरफॉर 61A जो है ये सेटिस्फाई नहीं किया। फर्दर मोर मैंने बता दिया कि CA फर्स्ट टाइम आया इंडिया में, तो इवन तो लास्ट ईयर ये 60 यानी कि प्रीवियस ईयर में 60 दिन से ज्यादा तो है, बट उससे पहले के 4 साल में जो है ये 365 डेज और मोर नहीं है, क्योंकि 61C में क्या बोलता है कि रेलेवेंट प्रीवियस ईयर से 4 इयर्स प्रीसीडिंग भी आपको 365 दिन से ज्यादा रहना होगा। तो देयरफॉर जॉनी डेप इज अ नॉन रेसिडेंट। तो आपको जो है आंसर का फ्रेमिंग ठीक से करना होगा। मैंने एक आंसर आपको पूरा लिख के दिखा दिया केस स्टडी के साथ, बट नेक्स्ट टाइम से जो है आपको ये चीज ध्यान रखना पड़ेगा। एंड अगर आपको लग रहा है मेरा स्पीड स्लो है तो एक बार आप वीडियो को 1.25 करके देख सकते हैं, ठीक है। तो ये जो है आंसर फ्रेमिंग मैंने आपको बताया कैसे करना। चलो ठीक है, एक और क्वेश्चन लेते हैं, बट इस बार मैं पूरा आंसर लिखूंगा नहीं, आपको बताना है कि बंदा रेसिडेंट है नॉन रेसिडेंट है, ठीक है। इलस्ट्रेशन मेरे को बताओ कि एक है हमारे पास है, मान लेते हैं हमारे पास है मिस्टर रोहित मेहरा। ये जो है इंडिया छोड़ के गए, मिस्टर रोहित मेहरा लेफ्ट इंडिया फॉर द फर्स्ट टाइम ऑन 1 दिसंबर 2022। he returned back he returned back to India लेफ्ट इंडिया फॉर द फर्स्ट टाइम, यहाँ पे लिख देते हैं किस लिए, फॉर एजुकेशन पर्पस, ठीक है। ही रिटर्न बैक टू इंडिया ऑन, मान लेते हैं ये भी पूजा घूमने आया था, तो 1 अक्टूबर 2023 को ये इंडिया आया। एंड अगेन इन लेफ्ट इंडिया ऑन 15 नवंबर 2023। उसके बाद ये फिर 2024 में आया, he returned back to India on मकर संक्रांति के टाइम आया था, 10 जनवरी 2025 एंड लेफ्ट अगेन on 15 मार्च 25। डिटरमाइन रेसिडेंशियल स्टेटस फॉर असेसमेंट ईयर 25-26।
अब देखो मैं असेसमेंट ईयर कुछ भी बोलूँ, आपको जो है क्लिक करना है, आपके दिमाग में असेसमेंट ईयर 25-26 सुन के आपको आना चाहिए जो है अपना प्रीवियस ईयर कौन सा है सर, प्रीवियस ईयर है 24-25। ठीक है, अब देखो ये बार बार इंडिया से जा रहा है, बार बार इंडिया में आ रहा है, तो इसके केस में जो है आपको क्या करना है, एक टेबल बनाना है। कैसे बनाओगे मैं दिखा देता हूँ, फॉर्मेटिंग एक बार देख लेना कि अलग अलग डेटा को अलग अलग तरीके से प्रेजेंट करना है। अगर आपके पास मल्टीपल प्रीवियस ईयर है तो आपको जो है डेटा का प्रेजेंटेशन अलग तरीके से करना होगा। दिखाता हूँ, आसान है। तो इस तरीके से आप डेटा प्रेजेंट कर सकते हो। क्या लिखना है इसमें दिखाता हूँ। तो आप जो है अलग अलग कॉलम्स के हेडिंग ले लेना। जैसे ये जो कॉलम है ये बन जाएगा अपना प्रीवियस ईयर, ये बन जाएगा अपना नंबर ऑफ डेज, और ये हो जाएगा अपना टोटल। ठीक है, टोटल की चीज का, नंबर ऑफ डेज का। तो देखो अब जब भी आप रेसिडेंशियल स्टेटस का सम सॉल्व करोगे ना, जब भी आप रेसिडेंशियल स्टेटस का सम सॉल्व करोगे तो हमेशा रिवर्स में कैलकुलेशन करना। यानी कि अगर आपका प्रीवियस ईयर 24-25 है तो आप 24-25 से कैलकुलेशन स्टार्ट करो और फिर रिवर्स जाओ। दिखाता हूँ कैसे करना है। तो यहाँ पे हेडिंग ले लेना टेबल का कि कंप्यूटेशन ऑफ नंबर ऑफ डेज ऑफ स्टे ड्यूरिंग प्रीवियस ईयर्स। ठीक है, तो देखो सबसे पहला मैंने बोला रिवर्स कैलकुलेशन करना है, यानी कि आपको रिवर्स जाना है, रिवर्स जाना है। तो रिवर्स देखो सबसे पहले जो प्रीवियस ईयर आता है 24-25, तो मैं यहाँ पे सबसे पहले लूंगा 24-25। सबसे पहले यहाँ पे लेना है 24-25। तो देखो 24-25 में रोहित मेहरा कितने दिन रहा है हमारे साथ। तो देखो 24-25 यानी कि क्या होता है, 24-25 मतलब होता है 1-4-24 से 31-3-25, है ना। तो ये जो है मेरे को दिख रहा है 10 जनवरी 2025 को आया है बंदा। ठीक है, तो 10 जनवरी काउंट होगा क्योंकि मैंने क्या बोला आपको कि आपका डेट ऑफ अराइवल एंड डेट ऑफ डिपार्चर दोनों को काउंट करना है। ठीक है, दोनों को काउंट करना है। तो ये 10 जनवरी को आया तो हम लोग काउंट करेंगे 10 तारीख से। तो काउंट करो कितना होता है। तो 10 जनवरी से अपना 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 31। तो आपका कितना हो रहा है कि आपका 10 तारीख से 31 तारीख तक आपका हो रहा है 21 डेज। ठीक है, 21 डेज हो रहा है। तो 20, तो ऐसे लिखना है यहाँ पे नंबर ऑफ डेज जनवरी 21 प्लस ये 10 जनवरी को इंक्लूड करना है। ठीक है, फेब्रवरी में ये पूरा रहा है तो फेब्रवरी 28 दिन का होता है, प्लस मार्च में ये 15 तारीख तक रहा है तो मार्च में जो है बस 15 दिन ही रहा है ये। तो इन तीनों का टोटल मारो तो 21 प्लस 28 प्लस 15 कितना होता है, 21 प्लस 28 प्लस 15, 64 डेज। ये हो रहा है कितना, 64 डेज। तो यानी कि प्रीवियस ईयर 24-25 में इसने 64 डेज ही स्टे किया है। ठीक है, तो ये वाला हो गया, इसको मैं क्लोज कर देता हूँ। उसके बाद प्रीवियस ईयर 23-24 में देखो, तो जो ये फॉर्मेट आपको तब करना है जब डिफरेंट प्रीवियस ईयर्स हो। तो देखो 23-24 यहाँ पे एक 24-25 वाला है, फिर 23-24 है, फिर उससे पहले का भी है। तो देखो 23-24 में ये 1 अक्टूबर को आया था और उसके बाद गया था कब, 15 नवंबर को। तो 1 अक्टूबर को आया, 15 नवंबर को गया, तो अक्टूबर पूरा रहा ये, यानी कि अक्टूबर 31 डेज, और 15 नवंबर को गया यानी कि नवंबर 15। ठीक है, यही है ना डेटा। देख लो ना, 1 अक्टूबर 23 को आया, 15 नवंबर 23 को गया, यानी कि अक्टूबर जो है पूरा 31 डेज और नवंबर का 15, तो 31, 36, 46 डेज।
ठीक है, तो 23-24 में जो है वो बस 46 डेज ही रहा है। उसके अलावा अपना 22-23 में देखो कितने दिन है, ये फर्स्ट टाइम इंडिया छोड़ के गया 1 दिसंबर 2022 तक, यानी कि ये 1 दिसंबर तक तो था ही, यानी अप्रैल पूरा ये था, तो अप्रैल में 30 डेज था, मई भी था 31, जून भी था, जुलाई भी था, अगस्त भी था, सितंबर भी था, अक्टूबर भी था, उसके बाद दिसंबर में 1 तारीख को गया, तो नवंबर भी था, एंड दिसंबर में ये जो है 1 दिन था। तो कितना हुआ टोटल करो, कितना हो रहा काउंट करते हैं। तो हमारा 30 + 31 + 30 + 31 + 31 + 30 + 31 + 30 + 1, 245 डेज, 245 डेज। सर तो ये कितने प्रीवियस ईयर तक करें? देखो कंडीशन क्या है हमारा, 61A और 61C दोनों मिला के अगर देखो तो 61C में बोला है एक तो आप प्रीवियस ईयर का कर लो जो रिलेवेंट प्रीवियस ईयर है, उसके अलावा 4 साल का और कर लो। तो मैंने प्रीवियस ईयर ये फर्स्ट कर लिया, अब इसके अलावा 4 साल और करना है, तो ये 1 2, ये तो प्रीवियस ईयर है, इसको हम PY कर देते हैं। और उसके बाद देखो 22-23 से पहले तो ये कभी मतलब इंडिया छोड़ के गया नहीं था, ये तो आपका 1 दिसंबर को पहली बार गया, यानी कि आपका जो 21-22 में है ये 365 दिन इंडिया में था, क्योंकि ये इंडिया छोड़ा ही नहीं। उसके बाद अपना 20-21 जो है ये भी पूरा टाइम इंडिया में था, क्योंकि ये इंडिया छोड़ा ही नहीं। तो 3-4 ईयर्स हो गया। अब देखते हैं कि कौन सा कंडीशन ये सेटिस्फाई कर रहा है। एक बार मैं टेबल को पूरा आपके लिए बना देता हूँ यहाँ पे। तो देखो अभी ये बंदा जो है सबसे पहली बार हमारा प्रीवियस ईयर से देखते हैं, तो 2 कंडीशन है। सबसे पहले अपना 182 डेज वाला जो कि है अपना 61A। तो 61A क्या बोलता है कि रेसिडेंट बनने के लिए आपको प्रीवियस ईयर में 182 डेज और मोर रहना होगा। अब देखो इसका प्रीवियस ईयर कौन सा है, 24-25, तो प्रीवियस ईयर में तो ये 182 डेज है नहीं, यहाँ पे हम लिखता है 182 डेज तो नहीं है, यानी कि 61A जो है सेटिस्फाई ये नहीं किया। तो अब देखते हैं 60 डेज वाला। तो देखो यहाँ पे 64 डेज है, तो 60 डेज तो है, ग्रेटर देन इक्वल टू 60 डेज तो है, ठीक है। और अब देखना है आपको कि अगले 4 साल में ये 365 दिन से ज्यादा है कि नहीं, क्योंकि कंडीशन क्या है कि 60 डेज और मोर ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर एंड 365 डेज और मोर ड्यूरिंग 4 ईयर्स इमीडिएटली प्रीसीडिंग द प्रीवियस ईयर। तो देखो ऑब्वियस सी बात है 4 साल में 365 दिन होना है, और ये देखो ये फर्स्ट सेकेंड थर्ड ईयर में ही 365 दिन है, तो दिस इज ऑब्वियसली ग्रेटर देन 365 डेज, दिस इज ऑब्वियसली ग्रेटर देन 365 डेज। तो हमारे इस केस में जो है ये बंदा रेसिडेंट बना है, कौन सा कंडीशन सेटिस्फाई करके, 6 सबसेक्शन 1 क्लॉज C सेटिस्फाई करके जो है ये रेसिडेंट बना है, ठीक है। तो आप इसका आंसर लिखेंगे कैसे? तो आंसर सिंपल लिखना है, मैं अभी लिख के नहीं दिखाऊंगा पूरा आंसर, मैं बस एक बार बता देता हूँ कि सबसे पहले इसका आंसर में आप लिखोगे, ये तो कैलकुलेशन पार्ट था, सबसे पहले आंसर में लिखोगे जो लॉ दिया हुआ है वो 61A का
एंड 61C का। उसके बाद प्रेजेंट केस लिखोगे आप। अब प्रेजेंट केस में पूरा मत लिखना, प्रेजेंट केस में बस लिखना कि ये जो है किस प्रीवियस ईयर में कितने दिन आया, किस प्रीवियस ईयर में कितने दिन रहा, ये बस बोल देना। और उसके बाद कंक्लूजन में जो है बता देना कि 61C को कैसे सेटिस्फाई कर रहा है। तो इसमें लिखना लैंग्वेज कैसा होगा, ऐसा होगा लैंग्वेज, एक बार सुन लो फिर अपने आप से लिख लेना। लैंग्वेज सिंपल है, इसमें आपको लिखना है कि इन द ये कि मिस्टर रोहित मेहरा हैज स्टेड फॉर 64 days ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर विच इज ग्रेटर देन 60 days एंड हैज स्टेड फॉर, इन चारों का टोटल मारना, इसका टोटल करना है और लिखना है यहाँ पे अ टोटल ऑफ 46 + 245, ये हम कर ही देता है, हम बता देता है कैसे लिखना है आपको। 46 + 245 + 365 + 365 1021 हो रहा है इसका टोटल, ठीक है, इसका टोटल जो है 1021 हो रहा है। तो ऐसे बोलना कि इन द प्रेजेंट केस मिस्टर रोहित मेहरा हैज स्टेड फॉर 64 days विच इज ग्रेटर देन 60 days एंड फॉर 1021 days विच इज ग्रेटर देन 365 days ड्यूरिंग 4 years immediately preceding the previous year. Therefore, Mr. Rohit Mehra has satisfied section 6 subsection 1 clause C and becomes the resident in India. ऐसे करके जो है आपको लिखना रहेगा, ठीक है। तो ये जस्ट मैंने एक सम सॉल्विंग के लिए एक बना दिया वीडियो, वैसे वीडियो को लंबा नहीं करूँगा, ये वीडियो यहाँ पे मैं समाप्त करता हूँ। और एक और इसी ये सेम कंटेंट जो है मैंने जो लास्ट क्लास पढ़ाया आपको, अभी मैंने आंसर राइटिंग सिखा दिया, ठीक है। अभी मैं एक और वीडियो बनाऊंगा जिसमें इस चैप्टर का जो रिमेनिंग पोर्शन है मैं कवर करूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और मैं आपको जो है दोनों वीडियो एक साथ अपलोड कर देता हूँ। पहले ये वाला अपलोड कर लेता हूँ, आप देख लेना, एंड जो नेक्स्ट वीडियो है आज ही आ जाएगा, वो भी जो है आप लोग देख लेना, ठीक है ना। तो इसके साथ हमारा अभी का प्रेजेंट लेक्चर जो है रेसिडेंशियल स्टेटस का वो मैं खत्म करता हूँ, क्योंकि वीडियो जो है लेंदी हो जाएगा तो आप लोगों को भी बोरिंग लगेगा। आप लोग काइंडली जो है ये 61A 61C का लॉ जो है रिवाइज कर लेना अच्छे से, क्योंकि ये लॉ आपको बार बार एग्जाम में लिख के आना है। अगर सब नहीं भी आए ना तो भी आपको डायरेक्टली लॉ पूछेगा कि रेसिडेंट बनने के लिए कौन कौन से कंडीशन सेटिस्फाई करने पड़ते हैं, वहाँ पे आपको ये चीज़ मेंशन करना होगा, लिखना होगा, ठीक है ना। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। एंड आप लोग जो है काइंडली ग्रुप में रिस्पॉन्ड किया कीजिए, सारे जो भी पोल्स आते हैं या जो भी इंटरैक्टिव सेशंस होते हैं। एक बार ये रेजिडेंशियल स्टेटस और एग्रो इनकम हो जाता है तो फिर मैं एक लाइव सेशन लूँगा, डाउट सेशन, काइंडली आप लोग ज्वाइन करना एंड वीडियोस को जो है पूरा देखना। जो भी डाउट्स होता है आप लोग मेरे से पूछ लिया करो, या तो कमेंट सेक्शन में या तो जो है कम्युनिटी डिस्कशन सेक्शन में, ठीक है ना। बस यही है। और वीडियो देखो, पसंद आए तो लाइक करो एंड ऑल्सो जो है कमेंट भी करो, इससे पता चलता है कि आप लोग देख रहे हो, नहीं तो जस्ट व्यूज आता है, अब क्या पता पूरा कोई देख रहा है कि नहीं देख रहा है, ठीक है ना। चलो ठीक है, पैकअप करते हैं।